हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी में पूछे जाते हैं। इसके पहले पार्ट में भी हम कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आज ये सेकंड पार्ट है, प्रश्नों का ये सेकंड पार्ट है। तो हम कुछ ये प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों को लगाकर आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको और कितने प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है संधि किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन है वर्णों के मेल को, शब्दों के मेल को, वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, कौन से दो वर्ण होते हैं जिनकी गिनती होती वो स्वरों में नहीं होती है? तो देखिए, अंग और आहा, ये दो वर्ण ऐसे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? एक साथ अयोगवाह कहा जाता है, लेकिन अलग अलग इसको क्या, फर्स्ट वाले को क्या कहा जाता है? अनुस्वार, और इसको क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग, पहला अनुस्वार दूसरा विसर्ग, लेकिन एक साथ दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। और इनकी गिनती क्या होती है? स्वरों में नहीं होती, इसीलिए स्वर क्या होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या बतानी है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब देखिए, वर्णमाला में आपने वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला में देखा है कि 5 वर्ग होते हैं। का से लेकर टा तक वर्ग होते हैं, का से लेकर पा तक। ठीक है, का से लेकर पा तक ये वर्ग होते हैं। लेकिन कुल वर्ण की बात करें तो का से लेकर माँ तक होते हैं। ठीक है, का से लेकर माँ तक ये सभी वर्ग, जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये 5 वर्ग होते हैं का से पा तक, तो 5 वर्ग में कुल 25 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा बताना है। लड़का, मित्रता, राम, दुख। तो कौन सी है? लड़का। इसका सही आंसर होगा लड़का। मित्रता क्या है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दुख भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा बताना आपको। ऑप्शन है क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध। आया हुआ प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है। क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध। तो देखिए इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रोध। ये जो पहला ऑप्शन है यही इसका सही आंसर है। तो ये तीनों क्या है जो बच गए? ये तीनों ऑप्शन क्या है? ये तीनों क्या है? क्रोधी, क्रोधित और क्रुद्ध। ये तीनों क्या है? विशेषण है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? विशेषण है। परंतु जो क्रोध है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, सर्वनाम हमने पढ़ा है। तो 6 भेद होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है यह कौन सा सर्वनाम है। अब सर्वनाम का भेद पूछ लिया है। यहाँ शब्द देखिए, यह शब्द दिया है और पूछ रहा है यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, ये बताना आपको। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे यह, वह, ये, वे। ये सर्वनाम जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ये किसी दूरी का बोध कराते हैं या किसी निश्चित वस्तु का जो पास या दूर होती है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होगा? स्वयं का बोध कराएगा। पुरुषवाचक में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होते हैं, उन व्यक्तियों का बोध होता है। और संबंधवाचक में 2 वाक्यों का संबंध बताया जाता है, जैसे जो जैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, प्रश्न है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर जो है उसमें समास बताना है। तो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है।
कैसे, क्या होगा इसका विग्रह? देव धन असुर। ठीक है, अगर संधि पूछा जाए तो कौन सी है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, संधि पूछे तो दीर्घ संधि है, लेकिन समास पूछ रहा है तो देव धन असुर, देवासुर। देव, इसका विग्रह क्या होगा? देव और असुर। और जहाँ भी विग्रह में और आता है, और अथवा या आएगा, तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण है देवासुर। प्रश्न है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल शब्द में संधि बताना है, तो कौन सी संधि है? उत धन ज्वल, क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। अब यहाँ क्या है? व्यंजन में हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उत धन ज्वल। प्रश्न है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद बताना है आपको। पोधन वन, पावधन अन, पोधन अन और पौधन अन। क्या आंसर होगा इसका? पौधनन। ये चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, पोधनन का क्या होगा? पवन होगा। ठीक है, और पौधनन का क्या होगा? पावन होगा। ठीक है, हमने देखा था क्या? अय और आय का विकार होता है किस संधि में? अयादि संधि में। ठीक है, अयादि संधि का उदाहरण है ये, अय आय का विकार होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ओ है इसीलिए पवन हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? औ है, इसीलिए यहाँ दीर्घ हो जा रहा है। ठीक है, अब प्रश्न है, मोटापा में कौन सा प्रत्यय है? मोटापा जो शब्द है उसमें प्रत्यय बताना है। ऑप्शन है आपा, पा, आपा या टापा। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? पा। ठीक है, क्यों पा प्रत्यय होगा? देखिए इसमें मूल शब्द पहले देख लीजिए। मूल शब्द क्या है? मोटा। मोटा में अगर पा लगाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, लेकिन आपा लगाएंगे तो फिर वो नहीं होगा, शब्द नहीं बनेंगे, तीनों लगाएंगे। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है? पा। प्रश्न है, पंडिताइन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पंडिताइन शब्द में प्रत्यय बताना है। अब देखिए यहाँ भी इसका सही आंसर जो होगा आइन होगा। ठीक है, ये तीनों क्यों नहीं होंगे? देखिए मूल शब्द क्या है? पंडित है। अब देखिए ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पंडितन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ताइन, देखिए ताइन लगाएंगे तो एक ता और आ जाएगा, तो भी शब्द गलत हो जाएगा। इन लगाएंगे तो इसमें ई की मात्रा आ जाएगी, तो भी शब्द गलत होगा। तो क्या सही आंसर होगा? आइन। ठीक है, यहाँ देखिए ये बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा तो, और यहाँ ई आ जाएगा, पंडिताइन बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, कृपण का विलोम शब्द है। कृपण का विलोम बताना है आपको। तो देखिए कृपण का विलोम क्या होगा? दानी। कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। तो कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा? दानी। प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची बताना है। अनिल, अनल, अमल या विमल। तो क्या होगा? अनल। ठीक है, अनल क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है, जबकि अनिल क्या होता है? वायु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न है, असी का पर्यायवाची शब्द है। असी, असी का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो होता है तलवार। ठीक है, तो सही आंसर इसका 4th नंबर है, तलवार। प्रश्न है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी जो शब्द है किस प्रकार का शब्द है? तो ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात। रात, रा का विभावरी हमने पढ़ा था रात के पर्यायवाची में, त्रियामा, निशीथ। तो ये विभावरी कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है आपको। पुष्कर, प्रस्तर, सांझ, मातुल। देखकर ही समझ में आ रहा, सांझ जो शब्द है वो क्या है? तद्भव है। पुष्कर ये प्रत्यय, ये क्या है? तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तालाब होता है, जलाशय, सरोवर जिसको कहते हैं। प्रस्तर का क्या होगा? पत्थर होता है। प्रस्तर का क्या होता है? तद्भव, पत्थर। और मातुल का क्या होता है? मामा। ठीक है, मातुल का मामा, प्रस्तर का पत्थर और पुष्कर का सरोवर या तालाब। ठीक है, सांझ जो है वो क्या है? तद्भव है। यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द बताना है। तो शब्द कितने प्रकार के? यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के हमने पढ़े थे रचना के आधार पर शब्द, रचना, उत्पत्ति या बनावट के आधार पर। तो तीनों में से आपको पहचानना है। तो इसका यौगिक शब्द जो होता है वो देखिए, पाठशाला जो है यौगिक शब्द है,
क्यों? क्योंकि ये जो यौगिक शब्द होते हैं ये दो खंडों में विभाजित करने पर, विभक्त करने पर दोनों ही खंडों के अर्थ निकलते हैं। देखिए पाठ का भी अर्थ निकल रहा है और शाला का भी अर्थ निकल रहा है। जबकि ये पंकज और जलद क्या है? ये योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो होते तो यौगिक शब्द की तरह ही हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनका अर्थ अपने इनके खंडों के अनुसार ना होकर कुछ अन्य अर्थ देता है, बहुब्रीहि समास की तरह। तो ये क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। दिन क्या है? ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको टुकड़ों में विभक्त करने पर इनके अर्थ नहीं निकलते। जैसे दी और ना कर देंगे तो इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? पाठशाला। जंगम का विलोम शब्द बताना है। जंगम, जंगम का स्थावर होता है, पढ़ा था हमने। जंगम का विलोम क्या होगा? स्थावर होगा। जंगम का अर्थ होता है जो यहाँ वहाँ मतलब घूमता रहे, घूमने से अर्थ देता है। और स्थावर का अर्थ होता है जो स्थायी रहे। ठीक है, प्रश्न है अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अंतिम प्रश्न है इसका, आज का अंतिम प्रश्न है ये। अनु उपसर्ग का उदाहरण बताना है आपको। ठीक है, IMP प्रश्न है ये, कंफ्यूज करने वाला है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अनुदित होगा। ठीक है, इसका कैसे करेंगे हम? अनु धन उदित। अब देखिए उ और उ मिलके क्या हो गए? दीर्घ हो गए, तो कैसा बन गया? अनुदित बन गया शब्द। तो दीर्घ संधि का शब्द है। और क्या है ये? इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। वहीं इन दोनों की बात करें, इन तीनों की, तीन में क्या लगा हुआ है? अन लगा हुआ है। अन, अन धन उदार होगा ये। देखिए अन धन उदार, अनुदार होगा। अन धन उचित, अनुचित। अन धन उपयुक्त, अनुपयुक्त। ठीक है, अन धन उपयुक्त हो जाएगा। तो ये ऐसे होगा। तो ये तीनों क्या है? इनमें अन लगा हुआ है। जबकि इसका अनु का उदाहरण पूछा आपसे, तो अनु का उदाहरण कौन सा होगा? ये अनुदित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इन प्रश्नों को लगाइए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हम कुछ और प्रश्नों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो आप लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।